हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात पर एक लेख लिखिए। इसके क्या प्रभाव हैं? निम्नलिखित वादों का हवाला दीजिए। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352। भारतीय संविधान में 3 इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। पहली नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियली इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। इसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपसे राष्ट्रीय आपातकाल, जो आर्टिकल 352 के अंदर बताया गया है। इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 352 और राष्ट्रीय आपातकाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 18। भारतीय संविधान के अंदर टोटल 22 भाग हैं। 22 में से जो 18वां भाग है, उसका 18वां पार्ट है, उसमें इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित है। ये उपबंध देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान किया गया है। ये है 3 प्रकार के आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 352 में बताया गया है। राज्य आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। इससे पिछला क्वेश्चन हमने राष्ट्रपति शासन का पढ़ा था। स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, अनुच्छेद 356 में इसको बताया गया है। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियली इमरजेंसी, अनुच्छेद 360 में इसको बताया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352, नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश पर युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न होता है। जब देश पर या तो युद्ध का खतरा, बाहरी आक्रमण का खतरा या फिर सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। इस स्थिति में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं। इस आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार को राज्यों पर अधिक नियंत्रण मिल जाता है। केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण मिल जाता है। केंद्र राज्यों के लिए कानून बना सकता है। और जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356 के तहत, तब भी राज्य पर केंद्र को नियंत्रण मिल जाता है। हमने अभी लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था। और संसद को ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपात घोषणा का क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। जो आपातकाल की घोषणा की जाती है उसका क्षेत्रीय विस्तार क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि आपात उद्घोषणा देश के किसी भी भाग में परिसीमित की जा सकती है। जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, तो अनुच्छेद 352 में संशोधन करके यह बता दिया गया था कि देश के किसी भी भाग पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, या यदि संपूर्ण भारत में लागू है तो उसे किसी एक भाग से हटाया जा सकता है, या तो पूरे देश में लगाई जा सकती है, और अगर पूरे देश पे लगी हुई है इमरजेंसी तो किसी भी भाग से हटाई जा सकती है जहां स्थिति सामान्य हो। इस संशोधन के पूर्व आपात की घोषणा संपूर्ण भारत के संबंध में ही की जा सकती थी। जब तक ये संशोधन नहीं हुआ था तब तक पूरे भारत पर लगाई जा सकती थी, लेकिन संशोधन होने के बाद 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में संशोधन होने के बाद यह घोषणा की गई कि अगर पूरे भारत पे इमरजेंसी लगी हुई है तो किसी भी भाग से हटाई जा सकती है जहां पर स्थिति सामान्य हो गई हो। इसके बाद है आपातकाल घोषणा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। आपात घोषणा के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं, जैसे पहला, संघ द्वारा राज्यों को निर्देश। इमरजेंसी के समय संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं। संघ की राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने की शक्ति। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध,
जिसमें हमने 3 सूचियां पढ़ी थी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ में केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची में संघ, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है कानून बनाने का। ये हमने पहले पढ़ा था। और अगर इमरजेंसी लागू होती है तो राज्य सूची जो है उस पर अधिकार आ जाता है संघ का कानून बनाने का। ठीक है। फिर है वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। फिर लोकसभा की अवधि में वृद्धि। इमरजेंसी के वक्त लोकसभा की 1 साल की अवधि बढ़ा दी जाती है। इसके बाद है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। जब इमरजेंसी लागू होती है तो आर्टिकल 19 जिसमें आपको बोलने का अधिकार था, कहीं भी बसने का अधिकार था, समूह बनाने का अधिकार था, घूमने फिरने का अधिकार था, उसको उतने समय तक निलंबित किया जाता है जब तक इमरजेंसी लागू होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। संघ द्वारा राज्य को निर्देश। आपातकालीन उद्घोषणा के प्रभाव में संघ के पास राज्य को निर्देश देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसमें वे अपनी कार्यपालिका शक्ति केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के अधीन कार्य करती है। इसके बाद संघ की राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति। आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इससे संसद को व्यापक विधायन शक्ति मिलती है, जिसमें वह राज्यों के विषयों पर भी कानून बना सकती है। इमरजेंसी के वक्त जो संघ है, जो केंद्र है, वो राज्य की सूचियों पर कानून बना सकती है। ठीक है, याद रखना। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि निलंबित हो जाती है। राज्य विधानमंडल अभी भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकते हैं, लेकिन वे संसद द्वारा पारित विधियों के अधीन होते हैं। फिर है वित्तीय संबंधों में परिवर्तन। चेंजेस इन फाइनेंशियली रिलेशंस। आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान राष्ट्रपति अनुच्छेद 268 से 279 में वर्णित केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंधों में परिवर्तन कर सकते हैं। यह परिवर्तन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि उन्हें उचित लगे। इसके बाद है लोकसभा की अवधि में वृद्धि। एक्सटेंशन ऑफ द टर्म ऑफ लोकसभा। आपातकाल उद्घोषणा के दौरान संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। यह अवधि एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती और आपातकालीन उद्घोषणा के समाप्त होने के बाद 6 माह के बाद स्वयं ही समाप्त हो जाएगी। जब आपातकालीन घोषणा की जाती है, इमरजेंसी अनाउंसमेंट की जाती है, तब लोकसभा की जो अवधि है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी जाती है। फिर है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर। आपातकालीन उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 19 में दिया गया मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य द्वारा बनाए गए कानून को मूल अधिकारों के विरुद्ध होने के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। जब आपातकालीन लागू होता है, जब आपातकालीन घोषणा की जाती है, तब अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है। यानी कि जब तक आपातकाल चलेगा तब तक अनुच्छेद 19 को सस्पेंड कर दिया जाएगा। और अनुच्छेद 19 में 6 अधिकार दिए हुए हैं आपको, जिसमें बोलने का अधिकार है, घूमने फिरने का अधिकार है, संघ बनाने का अधिकार है, समिति बनाने का अधिकार है, कहीं भी बसने का अधिकार है, व्यापार करने का अधिकार है। इन अधिकारों को उस समय तक के लिए निलंबित कर दिया जाएगा जब तक इमरजेंसी लागू रहेगी और इन अधिकारों के लिए किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर इमरजेंसी चल रही है और अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया है तो इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कोर्ट में जाके कि आपको घूमने नहीं दिया, आपको बोलने नहीं दिया या फिर आपको व्यापार करने नहीं दिया। आप ये नहीं कह सकते। ठीक है, आगे देखते हैं।
अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों का केवल निलंबन होता है, वे पूरी तरह से समाप्त नहीं होते। जो अनुच्छेद 19 है उसको इमरजेंसी के वक्त सिर्फ निलंबित किया जाता है उतने समय के लिए जितने समय इमरजेंसी चलेगी, उसको पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता। जब इमरजेंसी खत्म हो जाएगी तब आपको वो अधिकार मिल जाएगा। और 44वें संविधान संशोधन 19 के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 20 और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता। जब इमरजेंसी लागू होगी तो आपके 20 और 21 जो आर्टिकल 20 और 21 है इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में आपके जीने का अधिकार, आपके सोने का, खाने का, पर्यावरण का, ये सभी अधिकार अनुच्छेद 21 में है। और 20 में डबल जीओ पार्टी है जिसमें एक अपराध के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जाएगी। इसके बाद इसमें एक केस है MS पाठक बनाम भारत संघ 1978 का एक केस है। इस मामले में जीवन बीमा निगम और उसके कर्मचारियों के बीच 1961 में एक समझौता हुआ, लेकिन 1976 में आपातकाल के दौरान संसद ने इस समझौते को रद्द कर दिया और कर्मचारियों को बोनस की मांग करने से रोक दिया। उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि आपात उद्घोषणा का प्रभाव यह होता है कि अनुच्छेद 14 और 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, बल्कि इसका प्रवर्तन कराने का अधिकार निलंबित होता है। इसका अर्थ यह है कि विधिक दावे आपात उद्घोषणा से रद्द नहीं हो जाते। जो विधिक दावे हैं उनको आपात उद्घोषणा से रद्द नहीं किया जा सकता, सिर्फ आपके अधिकार निलंबित किए जाते हैं, लेकिन विधिक दावे को खत्म नहीं किया जाता। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि उपयुक्त अधिनियम अवैध है और कर्मचारीगण बोनस पाने के हकदार हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आपात उद्घोषणा की समाप्ति पर उपयुक्त समझौता पुनर्जीवित हो जाता है। इस केस में कहा गया है कि अगर कोई विधिक दावे हैं तो उनको इमरजेंसी के वक्त सिर्फ रोका जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी ख़त्म होने के बाद उनको कोर्ट में ले जाया जा सकता है, उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसके लिए आपातकाल की अवधि के लिए भी दावा किया जा सकता है। जो बोनस पाने का अधिकार था उसमें जितने भी वक्त की आपातकाल लगी थी उसके लिए भी दावा किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद इसका निष्कर्ष। भारतीय संविधान से अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान है, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लागू किया जा सकता है, जिसमें केंद्र को राज्य पर नियंत्रण और संसद को राज्य सूची विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार निलंबित हो जाता है, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को सुरक्षित रखते हैं। ये इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष आपको अपने शब्दों में लिखना है कि आपने पूरे क्वेश्चन में क्या पढ़ा और उसमें आपने क्या समझा। ठीक है, फिर इसके कुछ कीवर्ड हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन प्रावधान बताए गए हैं, जो देश की संप्रभुता, अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता बनाए रखते हैं। और ये जो आपातकाल है, 3 प्रकार के आपातकाल प्रावधान बताए गए हैं। किसमें? आर्टिकल 352 से लेकर 360 में 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352, राज्य आपातकाल, स्टेट इमरजेंसी जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, जो बताया गया 356 में। आर्टिकल 352 और 356 इन दोनों से क्वेश्चन जरूर आता है। इन दोनों ही क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियली इमरजेंसी 360 में बताई गई है। ये हेडिंग है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तब की जाती है जब देश पर बाहरी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों को याद रखना, बाहरी आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह का खतरा उत्पन्न होता है और मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय उद्घोषणा को
लागू कर दिया जाता है और केंद्र के पास राज्य की सूचियों पर नियंत्रण आ जाता है। फिर इसके बाद अगली हेडिंग है आपातकाल घोषणा का क्षेत्रीय विस्तार, टेरिटोरियल एक्सटेंड। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 352 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि देश में किसी भी भाग में अगर राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी भी भाग में लागू है या फिर संपूर्ण भारत में लागू है तो वहाँ से उसको हटाया जा सकता है जहाँ पर सामान्य स्थिति हो गई हो। और 42वें संविधान संशोधन से पहले ऐसा नहीं था, इमरजेंसी पूरे भारत में लागू होती थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के बाद इमरजेंसी को उस स्थान से हटाया जा सकता है जहां पर स्थिति सामान्य हो जाती है। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट हेडिंग है आपातकाल घोषणा का प्रभाव। इसके लिए ये सारी हेडिंग याद रखना। केंद्र संघ जो केंद्र है वो राज्य को निर्देश दे सकता है, संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है, वित्तीय संबंधों में परिवर्तन किया जा सकता है, लोकसभा की अवधि में वृद्धि, लोकसभा की अवधि को 1 साल बढ़ाया जा सकता है और अनुच्छेद 19 में जो प्रदत्त मूल अधिकार है उसको निलंबित कर दिया जाता है। जब तक इमरजेंसी लागू रहती है तब तक उसको निलंबित कर दिया जाता है और इमरजेंसी के बाद उसको सामान्य कर दिया जाता है। इसमें एक केस है MS पाठक बनाम भारत संघ 1978 का ये केस है जिसमें बीमा निगम और कर्मचारियों के बीच एक समझौता हुआ था 1961 में। अगर आप सन भूल जाओ तो जो इसमें डिटेल्स हैं वो लिख देना, ठीक है। समझौता हुआ था कि जो 1976 में आपातकाल की घोषणा हुई थी तो संसद ने इस समझौते को रद्द कर दिया था कि जो आपके बीच में बोनस का समझौता हुआ था उसको क्या कर दिया था, संसद ने रद्द कर दिया था। लेकिन फिर ये केस गया उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अधिकार को केवल प्रवृत्त होने से निलंबित किया गया था, खत्म नहीं किया गया था। और जहाँ पर विधिक मामले हैं उनको इमरजेंसी खत्म होने के बाद कोर्ट में ले जाया जा सकता है, बल्कि आप आर्टिकल 19 के तहत आप कोर्ट में नहीं जा सकते, लेकिन विधिक दावे में आप जा सकते हो। और इसे अवैध ठहराया गया और समझौते को पुनर्जीवित कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद इसका निष्कर्ष है। निष्कर्ष आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, मेरा क्वेश्चन, मेरे पढ़ाने का तरीका और मेरे ये कीवर्ड अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।